हमारे देश में पहले से बड़े बड़े नेता मौजूद थे, फिर भी किसान भूख से मर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी के लिए आखिर चंपारण ही क्यों वह टर्निंग पॉइंट था जिसने गांधी को एक साधारण वकील से पूरे देश का नायक बना दिया और आज़ादी की लड़ाई की कमान गांधी के हाथों में सौंप दी। और क्यों देश के दिग्गज नेता भी वह काम नहीं कर पाए जो गांधी ने कर दिखाया। यह कहानी है तिनकठिया प्रथा के उस जहर की और उस एक आंदोलन की जहां से भारत की आज़ादी की असली लड़ाई शुरू हुई। चंपारण की असली समस्या थी तिनकठिया प्रथा। 19वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के कपड़ा उद्योग को कपड़ों को नीला रंगने के लिए इंडिगो डाई की जरूरत थी और यह डाई यूरोप में बहुत महंगी बिकती थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में उन्हें सस्ता और लगातार सप्लाई मिले, इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसा शोषणकारी सिस्टम बनाया जिसे यूरोपियन इंडिगो प्लेटनर्स एसोसिएशन के द्वारा लागू किया गया और इनकी मदद से स्थानीय जमींदार और ब्रिटिश अफसर किसानों पर दबाव डालते थे। किसान को हर 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर जबरदस्ती नील बोना पड़ता था। जबरदस्ती इसलिए कि नील की खेती खेत के उपजाऊ मिट्टी को खराब कर देती थी और किसानों को बाजार भाव से कोरियों के दाम मिलते थे, इसलिए कोई किसान नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करे। इसका परिणाम ये हुआ कि किसान कर्ज में डूब रहे थे और जमींदारों का अत्याचार चरम पर था। यह समस्या सिर्फ चंपारण की नहीं थी, यह उस दौर के पूरे भारत की कहानी थी। इस समस्या पर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे बड़े नेता पहले से आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई मुख्यतः वकीलों की बहस और याचिकाओं तक सीमित थी। अंग्रेज कानूनी दांवपेच से हर बार टाल देते थे। किसान गांव में ही दबे रह जाते क्योंकि उनकी आवाज कागज पर ही दबकर रह जाती। लेकिन चंपारण के एक मामूली किसान राजकुमार शुक्ल ने हार नहीं मानी। 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने तय किया कि बिना देश को समझे सीधे बड़े राजनीतिक आंदोलन में कूदना बेकार होगा। इसलिए उन्होंने देश भर में घूम घूम कर हालात जानने का फैसला किया। वहीं इंडियन ओपिनियन जैसे अखबारों और फिर यंग इंडिया में उनके बारे में लगातार लिखा जाता। गांधी जी की छवि विदेश में अंग्रेजों को चुनौती देने वाले हिंदुस्तानी की बन चुकी थी। 1916 में गांधी जी लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन पहुंचे और वहीं पहली बार राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हुआ और राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। पहले तो गांधी जी बार बार टालते रहे क्योंकि वो भारत की स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल के बार बार अनुरोध पर 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। उनके आगमन की खबर से ही किसानों में एक नई आशा जाग गई। लेकिन यहीं से गांधी जी ने वह किया जो उनसे पहले किसी नेता ने नहीं किया था। पटना और मुजफ्फरपुर में थोड़े दिन रुकने के बाद गांधी जी ने राजनीतिक हलकों को छोड़कर सीधे जमीन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने किसानों की टूटी फूटी झोपड़ियों में उनके साथ बैठकर उनसे सीधे उनकी आपबीती सुनी। उनकी टीम ने 8000 से ज़्यादा किसानों के बयान विस्तार से दर्ज की और यह काम पहले किसी नेता ने नहीं किया था। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे दिग्गज नेता गांधी जी के तरीके से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए और चंपारण ने गांधी जी को लोकल नहीं बल्कि अखिल भारतीय पहचान दी। इन बयानों से पहली बार अंग्रेजों के शोषण का एक ठोस और व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार हुआ। किसानों को पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता उनकी बात को गंभीरता से सुन रहा है, जिससे उनका डर टूटने लगा। अंग्रेज उनके बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए तुरंत चंपारण छोड़कर जाने को कहा, लेकिन गांधी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी कोर्ट पहुंचे तो उनके पीछे हजारों किसानों का हुजूम था। भीड़ इतनी थी कि अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और केस वापस ले लिया गया। यह सत्याग्रह की भारत में पहली शानदार जीत थी। गांधी जी के इस निडर और निस्वार्थ काम को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर पुराया। चंपारण वह जगह बनी जहां मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रीय फलक पर हमेशा के लिए महात्मा गांधी बन गए। किसानों की एकजुटता और गांधी जी के नैतिक दबाव के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने तिनकठिया पद्धति की जांच के लिए कमेटी बनाई और सबसे बड़ी बात, गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1918 में चंपारण कृषि कानून पास हुआ, जिसने तिनकठिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और बगान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने पर मजबूर किया गया। गांधी जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सुधार शुरू किए। यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी प्रतीक बना। चंपारण ने साबित कर दिया कि गांधी जी का तरीका न सिर्फ नैतिक था बल्कि व्यवहारिक भी था और यहीं से भारत की आज़ादी की असली और संगठित लड़ाई शुरू हुई। यहीं से वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने और भारत की आज़ादी की असली लड़ाई की कमान उनके हाथों में आ गई। आपको क्या लगता है, अगर चंपारण ना होता तो गांधी जी कभी राष्ट्रीय नेता बन पाते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।